धुरंधर इज गोइंग क्रेजी एट द बॉक्स ऑफिस राइट नाउ एंड इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड सेट कर दिए जिसको इससे पहले शायद ही किसी इंडियन मूवी ने किया होगा। एंड उस पर भी ये कोई मास मसाला एक्शन ड्रामा वाला फिल्म नहीं बल्कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 2025 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी कौन सी है तो तुम शायद कहोगे छावा या फिर सैयारा। बट वेट अ मिनट, क्योंकि ये सारे फिगर्स बहुत ही जल्दी तहस नहस होने वाले हैं। मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तब धुरंधर को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं एंड पिछले 9 दिनों के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो इसने 300 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। छावा को इस 300 करोड़ के मार्क को क्रॉस करने के लिए लग गए थे 10 दिन एंड सैयारा को 17 दिन। उसी 300 करोड़ क्लब को एंटर किया धुरंधर ने लगभग इसके आधे दिन में। बस यही नहीं, हम अगर संडे के एस्टिमेटेड फिगर्स को भी पकड़कर चले तो इसने 350 करोड़ भी क्रॉस कर लिया होगा अब तक। जगह जगह पर हाउसफुल तो हो ही रहे थे। इसके अलावा रात के 12:30 पौने 1 बजे के शोज लगाने पड़ रहे हैं थिएटर ओनर्स को। तो तुम समझ रहे हो इसका क्रेज कितना ज्यादा है। इवन मैंने भी इसे थिएटर में 2 बार जाकर देख लिया एंड फिर से एक बार और जाकर देखने की इच्छा हो रही है। लास्ट मुझे जितना याद आ रहा है इस टाइप का क्रेज हमने जवान के टाइम पर देखा था। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि धुरंधर ने जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बिल्कुल सही सुना तुमने, इसका जो वीक 2 का कलेक्शन है बस उसने ही जवान ही नहीं बल्कि और भी बड़े सारे मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें शामिल है प्रभास का बाहुबली 2 जिसने सेकंड वीक में 80.75 करोड़ का कलेक्शन किया था, रजनीकांत का जेलर जिसने 45.75 करोड़ का कलेक्शन किया था, सनी देओल की गदर 2 जिसने 91 करोड़ की कलेक्शन की थी एंड शाहरुख खान की जवान जिसने 87.55 करोड़ की कलेक्शन की थी। रणबीर कपूर के एनिमल को भी पकड़ ले तो उसने 87.65 करोड़ की कलेक्शन की थी। वहीं पर पता है धुरंधर ने अपने सेकंड वीक में कितना कलेक्शन किया? 127 करोड़। भाई मैं अभी कह रहा हूँ ये मूवी आगे चलकर सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बवाल मचाने वाली है। अभी तो इसका सेकंड पार्ट रिलीज भी नहीं हुआ। बट वेट अ मिनट, क्योंकि इंडिया में तो इससे पहले और भी सारे स्पाई थ्रिलर मूवीज बनते थे। धुरंधर को जिन्होंने लिखा एंड डायरेक्ट किया है आदित्य धर, उन्होंने भी इससे पहले उरी मूवी बनाई थी। तो फिर क्यों इन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दिखाया? क्या धुरंधर में कुछ ऐसा है जो इन सारी मूवीज में नहीं थी जिस वजह से ऑडियंस को धुरंधर इतनी ज्यादा पसंद आ रही है? वेल इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो रही है। तो अगर चैनल में नए हो एंड वीडियो को इतना दूर तक देख लिया है इसका मतलब ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है। तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारी ये छोटी सी हेल्प हमारे चैनल को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। एंड वीडियो के इस पॉइंट के बाद इसमें हल्के फुल्के स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, तो इसीलिए अगर तुमने मूवी अभी तक नहीं देखी अभी जाकर देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो पूरी देखना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। तो धुरंधर की इस मैसिव सक्सेस के पीछे जितने सारे पॉइंट्स हैं उनमें से पहला है धुरंधर की रॉनेस। बॉलीवुड से हमें इससे पहले बहुत सारी स्पाई मूवीज एक के बाद एक देखने को मिलती रही, जहां पर पहली स्पाई मूवी के रिलीज होने के साथ ही वो एक मेगा हिट बन गई। तो मेकर्स को लग गया कि इसी फॉर्मूला को अगर हम बार बार रिपीट करें तो ये बॉक्स ऑफिस पर वर्क करेगी। बट ऑडियंस इतनी चू है नहीं जितना ये लोग समझ रहे थे। तो धीरे धीरे इसी स्पाई मूवी के बाद और भी सारे स्पाई मूवीज आने लगे एंड इसको एक सपोजिटली स्पाई यूनिवर्स का नाम दे दिया गया। यहाँ पर अब ऑडियंस को एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होती हुई साफ दिख रही थी। एक मेन स्पाई एजेंट होता है जो मूवी का हीरो भी होता है एंड उसको एक बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस एंड 6 पैक एब्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है। इसके ऑपोजिट ही हमें देखने को मिलती है दूसरी स्पाई एजेंट जो हमारे नेबरिंग कंट्री से बिलोंग करती है। वो सपोजिटली एक एंटागोनिस्ट ही होती है या फिर मूवी के एंड में जाकर रिवील होती है वो एंटागोनिस्ट नहीं बल्कि हीरो के साथ ही थी। इन एक्ट्रेसेस को एक बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव एंड सेक्सुअलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता था, जहां पर मूवी में इनका एक आइटम सॉन्ग हीरो के साथ एंड एक बिकिनी सीन तो पक्का था। इन दोनों के अलावा मूवी में रहता था एक विलन जो मूवी का तीसरा मेन कास्ट होता था। बाकी स्टोरी तो वही क्लीशे से ही होती थी। हमारी नेबरिंग कंट्री हम पर एक अटैक प्लान करती है जिसको रोकना पड़ेगा इसी एजेंट को, उसके अलावा इसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो सिंगल हैंडेडली जाता है और इस मिशन को फेल कर देता है। मूवी के एंड होते होते ये वाली मिशन तो खत्म हो ही जाती है बल्कि एक दूसरा मिशन भी उसको दे दिया जाता है। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, बाद में जाकर इन मूवीज में एक कैमियो अपीयरेंस भी ऐड किया जाने लगा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक फाइट सीक्वेंस में एक स्पाई को दूसरे स्पाई की हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है, फिर दोनों एक साथ मिलकर उस मिशन को एकम्प्लिश करते हैं। अब ये फॉर्मूला एक टाइम तक तो बहुत ही ज्यादा चला, बट अगर तुम बिरयानी भी रोज रोज खाने लगोगे तो वो भी तुम्हारे लिए बेस्वाद बन जाएगी। उसी वक्त आता है एक और स्पाई मूवी जिसका जॉनरा तो सेम था बट उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा रॉ एंड रियल था। यहाँ पर जो मेन स्पाई एजेंट होता है उसको एक ग्लैमरस वे एंड 6 पैक एब्स के साथ प्रेजेंट करने की बात तो तुम भूल
ही जाओ, उसको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलता, बल्कि मूवी का जो विलन होता है वो जाकर आखिर में बाजी मार जाता है। ये लाइफ स्पाई एजेंट्स एंड अंडरकवर एजेंट्स जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, दूसरे देश में जाकर रहते हैं, उनकी लाइफ इतनी आसान एंड ग्लैमरस नहीं होती। उनका काम ही होता है कि उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन ना आए, इसलिए उनको अपना कंप्लीट लुक ही चेंज करना पड़ता है। वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनकी तरह कपड़े पहनना, खाना खाना, बात करना, वैसा सब कुछ करना पड़ता है। एंड ये सब इनको 6 साल, 7 साल, 12 साल, 20 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए भी करना पड़ सकता है। पिछली मूवीज क्या करती थी, इसको ही काफी फिक्शनल वे में एंड ओवर द टॉप वे में प्रेजेंट करती थी। इसके साथ रियल लाइफ स्पाई एजेंट्स की कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं हो सकती। धुरंधर ने उसी चीज को पकड़ा एंड उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया। इवन रणवीर सिंह की जब लियारी में एंट्री होती है, तब बाबू डकैत की जो गैंग होती है, उनके लोग रात में आकर उसे करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रणवीर सिंह को फुटपाथ के कूड़ेदान में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। तो शुरुआत के कुछ इन्हीं सीन से हमें ये पता चल जाता है कि ये मूवी अपने हीरो को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है, जिसमें कुछ भी ग्लैमरस एंड ओवर द टॉप नहीं है। पिछली मूवीज ऐसी थी जिनको देखकर तुम्हें ये लगेगा कि काश मैं भी एक स्पाई एजेंट होता, मेरी लाइफ भी इतनी ग्लैमरस एंड ओवर द टॉप होती। इस मूवी में हमजा के कैरेक्टर को देखने के बाद ये तुम्हें बार बार फील होगा कि काश भगवान करे किसी की भी लाइफ इतनी हार्श ना हो। एंड बस यही नहीं, तुम्हें कुछ ऐसे शैतानों ने हर वक्त घेर रखा होता है जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी वक्त जान का खतरा हो सकता है। बस एक छोटी सी चूक एंड तुम्हारी कोई ट्रेस भी किसी को नहीं मिलेगी, इवन तुम्हारा देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। मेरी तो इस मूवी को देखने के बाद हमारे अंडरकवर एंड स्पाई एजेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत बढ़ गई। अब अगर दूसरी पॉइंट पर हम बात करें तो वो होगी मूवी की ऑथेंटिसिटी। जनरली हम अगर किसी हिस्टोरिकल कहानी पर काम कर रहे होते तो उसको दिखाने का 2 तरीका होता है, जिसमें से एक है हिस्टोरिकल फिक्शन एंड दूसरी है फिक्शनलाइज्ड हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फिक्शन की हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेन किरदार होते हैं वो फिक्शनल होते हैं। इन किरदारों को छोड़कर कहानी में जो सब कुछ चल रहा होता है वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट होता है। धुरंधर का एग्जांपल हम अगर यहाँ ले तो हमजा होता है एक फिक्शनल कैरेक्टर, बट कहानी में हमजा को छोड़कर बाकी चीजों पे हम अगर ध्यान दे तो वो सब कुछ हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। IC-814 की प्लेन हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई ब्लास्ट, इवन जो कैरेक्टर्स भी होते हैं मूवी के वो भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि रहमान डकैत, मेजर इकबाल, SP चौधरी, असलम। इवन ये सब कहानी जहाँ पर टेक प्लेस करती है वो लियारी टाउन भी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। तो जब मेन किरदार काल्पनिक हो बट कहानी में जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब कुछ हिस्टोरिकली एक्यूरेट होता है, तो उसको हम हिस्टोरिकल फिक्शन कहते हैं। फिक्शनलाइज्ड हिस्ट्री में किया जाता है, एक इवेंट को लिया जाता है जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है एंड पहले हो चुकी है, जस्ट उस मेन इवेंट को उठाकर उसके अराउंड पूरी की पूरी एक फिक्शनलाइज्ड कहानी लिखी जाती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम अगर कहें तो वो होगा टाइटैनिक। पर टाइटैनिक का डूब जाना एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बट वहां पर जैक और रोज की जो पूरी कहानी होती है वो कंप्लीटली फिक्शनल होती है। मूवी में आर माधवन का जो कैरेक्टर होता है यानी कि सन्याल जो इंटेलिजेंस चीफ होते हैं वो भी अजीत डोभाल से ही इंस्पायर्ड है, बट उसको भी एक अलग नाम दिया गया है, उसको एक फिक्शनलाइज्ड वे में दिखाया गया है। बीच बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स रखे गए हैं जिस वजह से हमें ये भी पता चलता है कि ये मूवी पूरी तरीके से फिक्शनल नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि प्लेन हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई ब्लास्ट ये सब रियलिटी में हमारे साथ हो चुकी है। मूवी में तो इस मुंबई ब्लास्ट के बाद रियल रिकॉर्डिंग्स एंड क्लिपिंग्स भी प्ले की गई थी जहां पर हम असली को बात करते हुए सुन सकते हैं हॉस्टेजेस के साथ। इससे क्या होता है, उस सीन की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एंड इमोशनल इंपैक्ट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या है, ऑडियंस जो उस मूवी को देख रही है वो मूवी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील कर सकती है। इसी के साथ कनेक्ट करते हुए हम बात कर सकते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर जो है इसके कोर इमोशंस। आदित्य धर की मूवीज को अगर तुम बहुत अच्छे से नोटिस करोगे तो वहां पर ये इमोशनल इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IC-814 की प्लेन हाईजैक के बाद जब माधवन प्लेन में घुसते हैं टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जो बाकियों को नहीं दिखता। ये सारे टेररिस्ट मिलकर एक आदमी का बेरहमी से गला काट रहे होते हैं, उसके बाद उसके लाश को घसीटते हुए प्लेन के अंदर ले जाया जाता है। इससे क्या होता है, उस पूरे IC-814 की हाईजैक इवेंट का इमोशनल इंपैक्ट तुम्हें इंस्टेंटली पता चल जाता है। इसी टेक्निक को बाद में जाकर उस पार्लियामेंट अटैक में भी यूज किया जाता है, जहां पर हम उस घायल पुलिस वुमन की एक क्लोजअप देख सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है, ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। माधवन के साथ हम भी उस मोमेंट के इमोशनल इंपैक्ट को अपने अंदर फील कर सकते हैं। उसके बाद माधवन का अंदर जाना एंड वहां पर वंदे मातरम कहना, बट के डर की वजह से कोई कुछ भी नहीं कहता। हाँ, उस मोमेंट पर उस प्लेन के पैसेंजर्स के साथ इमोशनली क्या बीत रही है वो भी तुम्हें पता चलता है। उसी के बाद मूवी में एक टेक्निक यूज की जाती है जो मुझे काफी पसंद आई। जब भी कोई ऐसा सीन आता है जो इमोशनली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आदित्य धर क्या करते हैं, तुम्हें वो पॉइंट आउट करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो टेररिस्ट जब कहता है कि पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वहां पर तुम नोटिस करना जो सारी बैकग्राउंड म्यूजिक होती है वो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाती है एंड वहां पर टेक्स्ट के साथ वो लाइंस लिखी हुई आती है। यही सीन एक बार फिर से हमें मूवी के एंड में जाकर देखने को मिलता है, जहां मुंबई टेरर ब्लास्ट
ब्लास्ट के बाद हमजा कहता है कि घायल हो इसीलिए घातक हो। इससे क्या होता है, वो जो डायलॉग्स होती है उनका इमोशनल ग्रेविटी एंड जो हेवीनेस होता है वो हमें फील होता है कि भाई ये आदमी जो बात कर रहा है ये कोई हल्के में बात नहीं कर रहा है, इसका इम्पैक्ट हमें आगे जाकर मूवी में देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं ये जो मुंबई ब्लास्ट सीन की बात कर रहा था, मुझे तो लगता है ये मूवी की सबसे वेल डायरेक्टेड एंड वेल डिजाइन सीन है। एक बंद कमरा जहां पर बस एक टीवी लगा हुआ है एंड वहां पर न्यूज क्लिपिंग्स दिखाई जाती है कि इंडिया में मुंबई ब्लास्ट हो चुका है, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, जगह जगह पर आग लगी हुई पड़ी है। वहां पर जिन लोगों ने ये ब्लास्ट प्लान किया था वो लोग एक रूम में बैठकर उस टीवी को देख रहे हैं। यहाँ पर इस पूरी चीज को हमें दिखाया जाता है हमजा के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर बाकी लोग तो इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि इंडिया को फाइनली हमने घायल कर ही दिया। वहां पर हमजा को एक बहुत ही ज्यादा दुख एंड पेन अपने सीने में महसूस होती है। एग्जैक्टली वही चीज हम ऑडियंस भी हमजा के साथ वहीं पर फील कर सकते हैं। मुझे तो उस सीन में पर्सनली इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि लगा था पर्दा फाड़कर उस तरफ जाओ और उन लोगों को एक एक चमाट लगाओ। हम अगर चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो डेफिनेटली होंगे मूवी के सॉन्ग्स। मूवी ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड चॉइस लिया है कि पुराने जो गाने होते हैं उनको फिर से एक नए अंदाज में मूवी में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। कैरेक्टर के इंट्रो सीन हो या फिर चीज सीक्वेंस हो या फिर कोई एक्शन सीन हो, वहां पर भी रेट्रो गाने का यूज किया गया है। इससे क्या होता है, वो जो गाने होते हैं वो मूवी के जो टाइमलाइन होती है 90s की उसे जस्टिफाई करती है एंड हमें एक रिकॉल वैल्यू भी देती है। स्पेशली जो 90s किड्स होंगे उनको तो ये गाने जरूर से पसंद आएंगे। सिर्फ रेट्रो पुराने गाने ही नहीं बल्कि रैप्स, कवाली सब कुछ इस फिल्म में यूज किया गया है, जिसमें से बहरीन के रैपर फ्लिपराची का एक गाना होता है फनेला, जिसकी वजह से इस मूवी को और भी ज्यादा ग्लोबल रीच मिल गई। ये गाना इस वक्त हर जगह पर ट्रेंडिंग है एंड इस पर अक्षय खन्ना का जो डांस है वो भी हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस तरीके से एनिमल का जमल कुदू था जिसने बॉबी देओल को एक नया स्वैग, एक नया अंदाज दिया, ऐसे ही फनेला ने भी धुरंधर को एक नई पहचान दी है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली होंगी मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन। मूवी की जो कास्टिंग है वहां पर बड़े बड़े एक्टर्स को लिया गया था एंड उन्होंने अपने पार्ट को इतने अच्छे से बखूबी प्ले किया कि वो हमें रियल लाइफ कैरेक्टर जैसे फील होते हैं। भले मूवी का मेन हीरो रणवीर सिंह हो बट अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत इज समथिंग एल्स। ये कैरेक्टर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि अक्षय खन्ना को इंस्टेंटली एक लेजेंड घोषित कर दिया गया। लोग तो एक कंस्पिरेसी थियरी ये भी बता रहे हैं कि जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन को अपनी अंजलि नहीं मिली इसलिए वो रिवेंज लेने के लिए रहमान डकैत बन गया। तुम्हें क्या लगता है ये कमेंट्स में हमें जरूर बताना। इसके अलावा आर माधवन, जिनका मूवी में कुछ ज्यादा डायलॉग नहीं होता है बट जब भी वो बात करते हैं एंड वो आंखों से भी बात करते हैं, वो परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, उनको हम इस मूवी में तो ज्यादा नहीं देख पाए बट पार्ट 2 में डेफिनेटली वो मेन विलेन रहने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता था? तो शायद तुमने हमारी ये वाली वीडियो मिस कर दी होगी। ऊपर आई बटन में धुरंधर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, अभी जाकर जरूर सुन लेना। इस वीडियो को पहले देख लो उसके बाद वो सुन लेना। एंड मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अर्जुन रामपाल ने मूवी में जो एक एक्सेंट पकड़ा है ना वो इतना ज्यादा ऑथेंटिक फील होता है, मूवी के किसी दूसरे कैरेक्टर ने ये नहीं कर पाया। संजय दत्त का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उनका वो स्वैग होता है बट उनका भी एक्सेंट उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं फील होता। बट जब अर्जुन रामपाल यानी कि मेजर इकबाल कुछ बात बोलेंगे, अगर तुम आंख बंद करके सुनो तो तुम्हें लग रहा होगा कि असली मेजर इकबाल बात कर रहे हैं। रियली एक्साइटेड टू सी हिम इन धुरंधर पार्ट 2। इस पार्ट में जैसे अक्षय खन्ना ने बवाल मचा दिया, वो वाला पार्ट भाई अर्जुन रामपाल के नाम पर होने वाला है, लिख के ले लो। डायरेक्शन की बात हम क्या ही करें, यहाँ पर आदित्य धर है जिन्होंने इससे पहले उरी जैसी मूवी हमें डिलीवर की है। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो उससे भी ज्यादा बड़ी मूवी इजीली बना सकते हैं। मूवी इनिशियली इन्होंने जब बनाई थी तब वो 7 घंटे की थी एंड उसको चॉप आउट करके 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, वो भी लास्ट मोमेंट में। वो वाला डिसीजन अच्छा था बट अब जब मूवी की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है तो मुझे तो ये लगता है कि 7 घंटे की मूवी भी अगर थिएटर में लग जाती वो भी ऑडियंस ब्लॉकबस्टर बना देती। मूवी की डायरेक्शन एंड राइटिंग ही अगर अच्छी नहीं हो तो वो कैसे पॉसिबल होगी। आदित्य धर ने इतने साल मूवी के रिसर्च में ही लगा दिया एंड वो मूवी देखने के बाद हमें पता चलती है हर एक कैरेक्टर हर एक जगह इतनी नीटली एंड डिटेल वे में लिखी गई है कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये सच में हुआ था। मूवी का वो वाला सीन अगर तुम्हें याद हो जहां पर रणवीर सिंह ऐसे अपनी डायरी में लिख रहा होता है एंड वहीं पर बैकग्राउंड का कलर ब्लू से रेड हो जाता है, वो डायरेक्टोरियल डिसीजन बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक था जो मूवी को इंस्टेंटली थिएट्रिकल बना देती है क्योंकि वो हमजा के उस टाइम के माइंड की इंटरनल स्टेट को हमें दिखाती है। भाई ये इंसान अब बदले के मूड में आ चुका है, ये अब आगे चलकर सब कुछ तहस नहस कर देगा। इवन बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि मुंबई ब्लास्ट के वक्त क्यों रियल क्लिपिंग्स चलाई जा रही है, टेररिस्ट के जो डायलॉग होते हैं वो क्यों हमें दिखाई जा रही है। मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टोरियल अप्रोच थी। वो जो सारी चीजें वहां पर प्ले होती है ना वो सारी इंडियंस देखना डिजर्व करते हैं कि ये सारे टेररिस्ट कितना ज्यादा रूथलेस है एंड ये बच्चों, बूढ़ों और औरतों को भी नहीं छोड़ते। भाई मुझे तो वो डायरेक्टोरियल डिसीजन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, वो मूवी को एक एक्स्ट्रा एज देती है। तुम्हें अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। एंड तुमसे मुझे याद है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
छठे एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली होगी वर्ड ऑफ माउथ। धुरंधर के रिलीज होने से पहले ही इसको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही थी। स्पेकुलेशन ऐसा आता है कि मेजर मोहित शर्मा के ऊपर ये फिल्म बन रही है क्योंकि उनके साथ इस मूवी के रणवीर सिंह का जो लुक था वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर था। इसको लेकर मेजर मोहित शर्मा की जो फैमिली होती है वो इस मूवी पर एक कोर्ट केस कर देती है। उनके परमिशन ना लेकर ही मेजर मोहित शर्मा के लाइफ के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। आदित्य धर को तब ट्विटर में आकर उस चीज को क्लैरिफाई करना पड़ता है कि नहीं, ये मोहित शर्मा के लाइफ के ऊपर नहीं है। इसके अलावा कांतारा को लेकर रणवीर सिंह के जो रिमार्क्स थे उसको भी काफी नेगेटिवली लिया पब्लिक ने। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से मूवी की जो एडवांस बुकिंग थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। एक चीज हमारे ऑडियंस ने बार बार प्रूव किया है कि मूवी की स्टोरी स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो उन्हें बाकी किसी भी और चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ऑडियंस पहली बार इस मूवी को देखने गए उनको ये मूवी काफी पसंद आई, जिसकी वजह से इस मूवी की धीरे धीरे पब्लिसिटी होने लगी। रिलीज से पहले इसकी एक नेगेटिव पब्लिसिटी तो हो ही चुकी थी, बट इसके बाद इसकी एक पॉजिटिव पब्लिसिटी भी होने लगी। जितने दिन बीतते गए ये नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ती रही। बहुत सारे मीडिया हाउस एंड इवन रिव्यूअर्स ने भी इसको एक हाइपर मैस्कुलिन एंड हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन जैसी चीजें बोलने की कोशिश की, बट आखिर में होता क्या है, उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि उनको अपना रिव्यू टेक डाउन करना पड़ता है चैनल से। तुम सोच सकते हो कि कोई अगर एक अच्छी मूवी बनाए तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा पर्सनैलिटी हो, वो मूवी को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, उससे ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑडियंस के इसी वर्ड ऑफ माउथ की पावर की वजह से ये मूवी अब तक 350 करोड़ की कलेक्शन तो कर ही चुकी होगी एंड इन फ्यूचर मुझे तो लगता है कि 500 करोड़ भी क्रॉस कर ही जाएगी। एक ऐसी आंधी, एक तूफान है जो पूरी बॉक्स ऑफिस के सीन को ही चेंज करके रख देगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी किसी मूवी को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए मैंने इससे पहले नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या धुरंधर आगे चलकर 1000 करोड़ पार कर पाएगी? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि लोगों को और भी ज्यादा धुरंधर के बारे में पता चले एंड ये मूवी आगे चलकर एक ब्लॉकबस्टर बन सके। क्योंकि हम अगर ऐसी मूवीज को हिट नहीं बनाएंगे तो वही पुरानी घिसी पिटी स्पाई मूवीज हमें फिर से देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए तो बहुत बोल लिए भाई, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।